सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपके अधिकारी में। एक अधिकारी जब भी हम अपने घर से निकलते हैं तो दिन में न जाने उसे कितनी बार याद करते हैं। जब हमें गर्मी लगती है, जब हमें हेलमेट लगाना पड़ता है, तो उस वक्त हम एक अधिकारी को याद करते हैं। जब हम ट्रैफिक में खड़े होते हैं धूप में, तब हम एक अधिकारी को याद करते हैं। जब सड़क पे गड्ढे होते हैं, तब हम एक अधिकारी को याद करते हैं। न जाने एक दिन में कितनी बार हम एक अधिकारी को याद करते हैं, और हमेशा याद करते हैं तो एक टीस के साथ, एक कसक के साथ। लेकिन आज जेएमडी ने ये बीड़ा उठाया है कि आप जनता की और अधिकारी के बीच में ये जो दूरी है, इसे हम खत्म करेंगे। इसीलिए आपका फेवरेट शो आपके अधिकारी हम लेकर आए हैं। और आज हमारे खास मेहमान हैं कानपुर के सीटीओ डॉक्टर महेंद्र कुमार जी हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज में। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में अपने कहा कि जनता आपको किस तरीके से दिन में सैकड़ों बार याद करती है, मगर एक कसक के साथ, एक टीस के साथ। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसी कसक को, इसी दूरी को दूर करने के लिए, तो आज यह प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल दूर रखते हुए ये पूरा तरह से पर्सनल इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में हमारे साथ सीडीओ साहब की वाइफ भी मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ के आप रहने वाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेएमडी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक इतनी बड़ी सकारात्मक पहल आपने शुरू की है। अभी तक मैं जितने भी न्यूज़ चैनल देखता हूँ, उनमें ज़्यादातर या तो सरकार की या अधिकारियों की एक तरह से शिकायतें या उस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन पहली बार ही मैं देख रहा हूँ कि जेएमडी न्यूज़ ने एक पहल शुरू करी है कि जिसमें अधिकारियों को सीधा जनता के साथ में उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एस्पेक्ट्स में कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में किया। आई एम एन MBBS डॉक्टर। मैं 2007 में अपना MBBS कंप्लीट किया एम्स न्यू दिल्ली से। उसके बाद मैंने MD रेडियोलॉजी का कोर्स वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो 2007 से लेकर 2010 तक मैंने MD रेडियोलॉजी एम्स में, और साथ में मैं थोड़ा गवर्नमेंट में भी हॉस्पिटल्स में भी साथ में काम किया उसके बाद में, और प्राइवेट में भी थोड़ा मैंने काम किया। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पहले डॉक्टर थे, तो किस, मतलब डॉक्टर अभी भी है, लेकिन पहले जो आपने अपना प्रोफेशन चूज़ किया वो डॉक्टर की तरफ आपका रुझान बढ़ा, तो किस तरीके से आप सिविल सर्विसेज की तरफ आपने रुख किया? देखिए, मैं जब मैं एम्स में प्रैक्टिस करता था, और आप जानते हैं कि एम्स पूरे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल है, और वहाँ पे लाखों की संख्या में दूर दूर जगहों से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। खासकर जब हम OPD में वहाँ बैठते थे और गरीब लोगों को देखते थे, खासकर जब बिहार की तरफ से, तो वहाँ पर रेल में भर के हज़ारों की संख्या में मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए आते थे। वेटिंग उनकी लाइन काफ़ी बड़ी होती थी। रात को जब हम बाहर निकलते थे तो देखेंगे ये एम्स के बाहर रोड पे लोग सैकड़ों की संख्या में लेटे रहते हैं। तो जब हम इस एस्पेक्ट को देखते हैं कि एज ए डॉक्टर तो हम मरीजों को केवल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनकी बीमारियों का उपचार कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी ये है कि इतनी संख्या में मरीज आखिर आ क्यों रहे हैं। कि जब तक हम उसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को नहीं फोकस करेंगे, उनके सोशो इकोनॉमिक कारण क्या है कि वो इतनी बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं, जब तक हम इन सब चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, तो हम पूरे हेल्थ को, पूरे पब्लिक सेक्टर को, पूरे सोसाइटी को हम बीमारियों से उनको हम एक अच्छा हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो उसी उद्देश्य के साथ ये हमने तय किया कि जैसे हम एज IAS अफसर, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में थे, अलग अलग सेक्टर्स में हम रूरल डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, जहाँ पे गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं। सिमिलरली पंचायती राज सेक्टर में भी हम काम करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें भी हम काम करते हैं। हेल्थ सेक्टर में आप देख ही रहे हो, कोरोना में हमने कितना बड़ा यहाँ पे काम करते हैं, और आगे भी जाके अलग अलग हमें असाइनमेंट मिलते हैं। तो जो होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, डाइवर्स रोल है, वो एक IAS वाला प्लेटफॉर्म हमें दे पाता है काम करना। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सिविल सर्विसेज की तरफ ज़मीनी स्तर से जो समस्याएं उठ रही हैं, ज़मीन से जो समस्याएं, इसको खत्म करने के लिए सर जो है सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़े। तो मैम, मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि आप भी एक डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। यस, आई एम अ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर। पहले मैं डेंटल परस्यू कर रही थी, लेकिन मैरिज के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेंटल को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सोशल मैं हूँ,
तो मैंने इस चीज़ को क्लब किया, अपना एजुकेशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करके पब्लिक हेल्थ की तरफ मैंने लिया है। और ग्रेजुअली मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करती हूँ। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हस्बैंड का प्रोफेशन अब ऐसा हो गया है, तो इसीलिए कि हम लोग मैचअप कर पाएँ, तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ को मैंने चूज़ किया। और मैं चित्रकूट में जब थी, तो इससे पहले हम लोग चित्रकूट में थे, तो वहाँ पर काफ़ी मैंने इस चीज़ को लेके काम किया है। गवर्नमेंट की स्कीम, एक्चुअली मैं वहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो थी उसकी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे गांव की जो लेडीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझने का। तो फील्ड वर्क वहाँ पे मैंने काफ़ी किया, एंड मैंने एहसास किया इस चीज़ का कि एडमिनिस्ट्रेशन पे नो डाउट प्रेशर बहुत है, और लोगों को भी अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वन साइडेड चीज़ें नहीं चलती हैं, लोग अवेयर होंगे। ये चीज़ मतलब जितना हो सकता है हम अवेयरनेस स्प्रेड करें सबसे पहले हर चीज़ को लेके, चाहे वो स्कीम्स हैं या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, लोगों के अपने इश्यूज़ हैं, उनका एक्सपोजर बढ़ाने की अब बहुत ज़रूरत है। तो जब लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ उन्हें मिल सकती है, मिलनी चाहिए, तब वो डिमांड करेंगे। वो डिमांड करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट है। तो ये तो बात हो गई आप दोनों लोगों की प्रोफेशनल जो भी है। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कौन कौन है आपकी फैमिली में, किस तरीके से आप दोनों ही बाहर काम करते हैं, और ऐसा आपका काम है कि दिन भर आप लोग बाहर ही रहते होंगे घर से, तो किस तरीके से अपने समय दे पाते हैं? आपके परिवार में कौन है? ये सवाल दोनों से। देखिए, मैं राजस्थान से हूँ एंड शी इज़ फ्रॉम हरियाणा रेवाड़ी। दोनों यहाँ पे बाहर थे, और हमारी 1.5 साल की एक छोटी बेटी जो साथ में हमारे साथ रहती है। तो डेफिनेटली एक इशू तो रहता है कि साथ में काम भी करना और घर को मैनेज करना, बच्ची को टाइम देना, ये सब इश्यूज हमारे रहते हैं। लेकिन क्योंकि सुरभि शी इज़ वर्किंग एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, तो जो सहूलियत आज के कोरोना के टाइम में मिल रही है कि घर से आप काम कर पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही है। घर से काम भी कर पा रही है और बच्ची को भी टाइम दे पा रही है। तो वो एक हमारा पॉजिटिव यहाँ पे चीज़ है, सकारात्मक चीज़ हो रहती है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है काम करने में। तो इस तरह से हम मैनेज कर पाते हैं। मैम, एज अ मदर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए? मैं बोलूँगी कि एक्चुअली बीइंग अ मदर इज़ द टफेस्ट जॉब। इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जाता है, और इंडिया में इट्स अ वेरी अंडरपेड, नॉट अंडरपेड, इवन नॉट पेड प्रोफेशन सॉर्ट ऑफ है। तो इसके लिए मैं बहुत इस चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ, मदरहुड को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, क्योंकि जब आपकी बेटी एक साइड अगर शी इज़ क्राइंग, उसको आपका टाइम चाहिए, और साथ में आपको प्रोफेशनली भी देखना है, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा आया था कि केसेस हमें पता है कि कभी भी एनी रैंडम टाइम अगर आ गया है रिपोर्ट्स की, ठीक है, सो मेनी पॉजिटिव केसेस आर देयर, उसमें उनका केस हिस्ट्री लेना एंड ऑल, तो मुझे अगर फ़ोन पे बात करनी है उन लोगों का डिटेल लेने के लिए, साथ में बेटी भी है, तो मैनेज करना नो डाउट टफ रहता है। लेकिन अगर आपका सपोर्टिंग पार्टनर है तो बहुत ईज़ भी होती है। डॉक्टर साहब का हमेशा ये रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देने को लेके, जब भी इनके पास टाइम होता है तो वो डेफिनेटली बेबी को संभालते हैं, जो मेरे लिए ईज़ का होता है काम। और प्रोफेशनली भी अगर मुझे कोई उनसे सपोर्ट सीख करना होता है तो ही इज़ देयर विद फॉर मी। जैसे कि आपने बताया कि जब उनको समय होता है तो वो जो खाली समय होता है, जब आप लोग किस तरीके से उसे स्पेंड करते हैं, अपना क्वालिटी टाइम किस तरीके से स्पेंड करते हैं? एक्चुअली आई तो फील इट्स लाइक स्टीलिंग द टाइम। ये मिलता नहीं है, ये कभी कभी स्टील करना होता है कि अगर कभी ये इनकी कोई मीटिंग ख़त्म हुई है एंड ही गेट द टाइम ऑफ लाइक हाफ एन आवर, आधा घंटा भी उनको मिलता है, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, चलो थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, बस इतना ही होता है। तो घर में अगर हम हैं तो बेबी के साथ थोड़ा प्ले कर लिया, तो इसी तरह निकालना पड़ता है टाइम। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको समय चुराना पड़ता है, आपको मिलता नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से मिले पहले? आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज? क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल इंटरव्यू है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, हमारा लव मैरिज। जब मैं एम्स में रेडियोलॉजी कर रहा था, then she was doing her TDS internship course in Gurgaon. We met with कॉमन मित्र के माध्यम से मिले गुड़गांव, और फिर धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ा। फिर ये भी डेली बैठ के प्रिपरेशन करता है, तो उस समय हम आपस में मेल जोल बढ़ा, और धीरे धीरे जब हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग
एक लेवल तक पहुंची तो फिर हमने शादी करने का निर्णय किया। तो जैसे कि आपने बताया उस समय आप दोनों ही अपने फील्ड के अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्या कुछ चैलेंजेस उस टाइम आपको फेस करने पड़े अपनी फैमिली के सामने, या कुछ इजीली सब कुछ इजी गोइंग था? देखिए, आई वॉज तो रेबल चाइल्ड, मैं शुरू से रेबल रही हूँ तो मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं होता, बट ही वॉज एन ओबीडियंट चाइल्ड। वो एक टैग उन पर लगा हुआ था तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। बाकी प्रॉब्लम्स दोनों तरफ में होती हैं जी। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको टैकल करते हैं या कितना उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। सर आप इसे कैसे काउंटर करते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है इनका। देखिए, हमारा समाज आज ऐसा है कि युवाओं के निर्णय को पेरेंट्स अभी भी सारे लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। जी। कुछ लोग तो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, जानकार होते हैं, समझते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है उसके साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जी। लेकिन मेरे केस में भी ऐसा रहा कि हमें भी फाइट करना पड़ा हमारे पेरेंट्स को हमारे निर्णय को मनवाने के लिए। और शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि हाँ, हम शादी करना चाह रहे हैं और ये हमारा निर्णय है। हमारी शादी भी इंटरकास्ट मैरिज है, तो उसके बाद भी काफ़ी इश्यूज़ पैदा हुए, लेकिन अंत में हमने समझाया तो हमारे पेरेंट्स एग्री कर गए। हमारा मेहनत उसमें काफ़ी करना पड़ा, विशेष प्रयास हमें करने पड़े, लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा, रिश्तेदारों का, दोस्तों का सपोर्ट लेना पड़ा। काफ़ी मुहिम जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो मान गए और हमारा जो निर्णय था उसको क्रियान्वयन कर पाए। जैसे कि आपने बताया कि आपको कितनी जद्दोजहद भी करनी पड़ी अपनी शादी को पूरा करने के लिए, तो किस तरीके से और आपकी फैमिली में सर कौन कौन है? आपकी फैमिली में मैम कौन कौन है आप तीनों के अलावा? नहीं, मेरी फैमिली तो एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं तो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। अलवर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा हमारा गांव है, राजगढ़ तहसील में पड़ता है। और वहाँ पे मेरे हम 5 भाई बहन हैं, क्योंकि गांव में हम वहीं पे शुरू में एजुकेशन भी मेरा वहीं पे हुआ अप टू 5th स्टैंडर्ड। और उसके बाद हम 5th स्टैंडर्ड के बाद आके मेरे फादर एक छोटी सी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वहाँ पे आके हमने अलवर डिस्ट्रिक्ट में फिर थोड़ा पढ़ाई शुरू की और वहीं पे जाके धीरे धीरे हमने उसको कवर करके हम आज इस मुकाम पे। तो आप सर अपनी लाइफ में रोल मॉडल किसको मानते हैं कि आप दिल्ली गए, क्योंकि आपने जैसा कि बताया एक छोटे से गांव से थे आप, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ा होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अपनी लाइफ का रोल मॉडल आप किसे मानते हैं? रोल मॉडल मेरा कोई फिक्स रोल मॉडल नहीं है। जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए उसके लिए हमने प्रयास किया कि मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। जैसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी पढ़ाई के बारे में बताऊँ कि जब शुरू में 3rd क्लास तक मैं स्कूल में पढ़ा गांव के स्कूल में, और गांव के स्कूल मेरी ऐसी स्कूल है कि जहाँ पे कानपुर में भी अगर कोई प्राथमिक सरकारी में आप जाओगे बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल, उससे भी ख़राब स्थिति में थी। एक पेड़ के नीचे बबूल का पेड़ है, वहीं पे लोग अपना कट्टा बोरा ला रहे हैं और वहीं पे नीचे बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे। और हमारे मास्टर जी, अभी भी मुझे उनका नाम याद है, लक्ष्मण जी थे उनका नाम। और आके बस जैसे 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे सबको रटाते थे और वही रट रट के हम आगे बढ़े हैं ऐसी जगहों से आने के बाद आगे बढ़े। तो जैसे उस टाइम हमने देखा कि हमारे मास्टर जी इतना पढ़ा रहे हैं तो वही रोल मॉडल बन गए। बाद में आए, शहर में आए, तो शहर में जब हमने देखा कि जिन डॉक्टर्स के पास हम दिखाने जाते थे वो डॉक्टर्स कितने बढ़िया से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सब लोग उनकी सोसाइटी में कितनी वैल्यू है, ये सब चीज़ को देख करके हमारे वो डॉक्टर साहब रोल मॉडल बन गए। तो उनको देख के फिर हम डॉक्टर लाइन में आ गए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो आगे एम्स में जब एडमिशन हुआ तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल मॉडल हमें मिले और जीवन इसी तरह से आगे हमारा बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके रोल मॉडल्स भी चेंज होते ही रहे। जैसे कि मैम आपने बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हरियाणा में कहीं ना कहीं लड़कियों को काफ़ी डिमोरलाइज किया जाता है या एक धारणा ऐसी बनी हुई है, तो उन चैलेंजेस को कैसे आप पार कर पाएँ और यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो आप लोगों ने सुना है और ये जो परसेप्शन बना हुआ है हरियाणा के लिए, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी जी। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगी कि जिस बेल्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे जो आप लोगों ने चीज़ें सुन रखी हैं गर्ल्स को लेके इतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि
प्रॉक्सिमिटी टू गुड़गांव के पास आता है, जैसे कि रेवाड़ी, तो थोड़ा सा लोगों का मेंटालिटी इवॉल्व है, तो ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर दूसरा, मेरे पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे घर में इस चीज़ को लेके शुरू से हमें बहुत लिबर्टी थी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना। मतलब मुझे कभी इस तरह से कभी मेरे पेरेंट्स ने फील नहीं कराया कि मैं कहीं अपने भाई से, मेरी फैमिली में मतलब आई हैव अ वन ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एक मेरा बड़ा भाई है, तो हम दोनों ही रहते थे। तो मैं कहूँगी आई वॉज मोर प्रिविलेज, तो आई वॉज मोर पैम्पर्ड एंड आई नो आई एम मोर लव्ड। तो वो चीज़ रही। मुझे कभी ये नहीं एहसास कराया कि बीइंग अ गर्ल चाइल्ड मुझे कहीं उससे कम रखा जाएगा, बल्कि मुझे उससे ज़्यादा ही प्रिविलेज मिलते थे। तो लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी जनरलाइज हरियाणा में ऐसी सिचुएशन है। आई नो हरियाणा में कुछ बेल्ट जो है वहाँ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जिसका मुझे रीज़न जो लगता है, हर एरिया में गर्ल चाइल्ड को नॉन एक्सेप्टेंस को लेके अलग अलग रीज़न है। जो मेरा परसेप्शन है वो ये है कि इसको ऑनर से कनेक्ट किया जाता है, गर्ल को ऑनर से कनेक्ट किया जाता है कि उसको कुछ हो गया तो इट्स लाइक आपकी ऑनर पे कुछ धब्बा लग गया, इस तरह से। तो इसलिए सोचते हैं कि अगर लड़की होगी ही नहीं तो हम लोग ज़्यादा सेफ रहेंगे या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये मैं कहूँगी हर किसी को समझना चाहिए कि लड़की की अपनी आइडेंटिटी है, उसका एक अपना वजूद है। वो किसी ऑनर से, वो आपका ऑनर उस पर नहीं डिपेंड करता, आपका ऑनर आपके काम पे डिपेंड करता है, आपके जो जिस तरह का बिहेवियर आपका है, आपकी पर्सनालिटी है, उस पर डिपेंड करता है। सेम वे जैसे आप जो पूछ रहे थे कि मैरिज को लेके, उसमें मेरी सारे पेरेंट्स से एक ये क्वेश्चन भी है और ये अपील भी है कि जब आपको लगता है, आप बोलते हो कि बच्चे को मैरिज कर लेनी चाहिए, जब वो 25 के अराउंड पहुंचेगा आप बोलोगे बच्चे को मैरिज कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वही बच्चा अपनी चॉइस से किसी पार्टनर से, किसी भी XYZ पर्सन से शादी करना चाहता है, तो आपको लगता है कि वो इमेच्योर है। अगर आपका बच्चा इमेच्योर है तो शादी मत करवाओ, क्योंकि इमेच्योर लोगों की तो शादी नहीं होनी चाहिए आइडियली। तो ये चीज़ ज़रा आप सोचिए कि अगर आपका बच्चा आपसे क्या डिमांड कर रहा है, अपनी खुशियाँ डिमांड कर रहा है, कोई बहुत ही इस तरह की तो उसने आपसे डिमांड नहीं करी है कि जो पूरी नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकती। तो मेरा यही है कि थोड़ा सा आप अपने बच्चों के डिसीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, उसको भी इस बात का एहसास कराइए कि ही और शी कैन ऑल्सो मेक अ डिसीजन। नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जब 18 साल में हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन समाज में अभी भी लोग इतना 25 साल 30 साल के हो जाते हैं, फिर भी अपना वर या वधू अपनी मर्जी से लोग अभी भी नहीं चुन पा रहे हैं। ये एक बड़ा इशू है। जैसे कि आप दोनों ने ही अपने विचार खुल करके रखे कि किस तरीके से बच्चों को भी अधिकार है कि अगर वो चाहे तो अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनके साथ जैसे पेरेंट्स चिंता करते हैं कि गलत हो जाएगा, डिसीजन गलत हो जाए, गलत होना है तो पेरेंट्स का भी गलत हो सकता है, और गलत होना है तो बच्चे का भी गलत हो सकता है। तो जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी टाइम की अगर मैं बात करूँ, जब आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और आपने बताया कि आपकी लव मैरिज है, तो आप दोनों मिलके एक, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ, एक गाना अगर गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम वो बैरियर जो अब सेट है जनता और आप लोगों के बीच में, उसे तोड़ना चाहते हैं। इज़ प्रीटी गुड, वो फिर भी अच्छा गाते हैं, मैं तो बहुत ही आप साथ दे दीजिएगा। बिल्कुल जी सर, गाना तो कोई भी फोहा। थोड़ा सा एक दो लाइन जी, याद जरूर, है, जरूर। पूरा तो मुझे कोई गाना याद नहीं। कट जाएगा सफर साथ चलने से, मंजिल आएगी मगर साथ चलने से। कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। थैंक यू। तो जैसे कि आप दोनों की बॉन्ड जो है ये 2 लाइनों में दिख गई कि आप शुरू भी नहीं कर पाए, मैम ने आपका साथ देना शुरू कर दिया, तो इससे साफ तौर पर नजर आ गया कि आप जब खाली समय में होते तो यही गाना आप दोनों ही साथ मिलकर गुनगुनाते हैं। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आपकी एक छोटी बेटी है, तो क्या उसे आप क्या देखना चाहती हैं उसके फ्यूचर में? हालांकि आप जैसे आपके विचार हैं कि जो वो चाहे वो वही करे, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बच्चा उस मुकाम तक पहुँचे। आप लोग जिस बार जो आपने सेट कर रखा है उसको ज़रूर क्रॉस करें, और क्या कुछ देखते हैं और जो चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए चाहते हैं कि वो ना फेस करें? देखिए, मेरा सबसे पहले अपनी बेटी के लिए मैं यही चाहती हूँ कि वो एक अच्छी इंसान बने, कि वो जहाँ जाए वो खुद पे फ़क्र कर सके कि वो एज अ ह्यूमन शी ग्रो विद एवरी पासिंग डे।
तो ये मेरी उसके लिए विशेज़ है। और बाकी वो जहाँ रहे जैसे रहे हमेशा खुश रहे, क्योंकि खुश रहना और अच्छा इंसान होना आज की डेट में इस चीज़ की बहुत भारी कमी है। क्योंकि लोग हमें मिल रहे हैं लेकिन कह रहे पता नहीं इंसान कहलाने लायक भी नहीं होते कुछ लोग, ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो मैं ऐसी शख्सियत तो नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी इस तरह के कुछ उसकी शख्सियत बने। तो वो हमेशा एक अच्छी इंसान बने, उसके बाद जो उसको दिल करता है, जो वो अच्छा करना चाहती है, जिसमें उसकी खुशी हो वो करे। बाकी नो डाउट सोसाइटी के लिए वो एक एसेट बन के हमेशा रहे, ये मेरी उसके लिए विशेष है। एज अ फादर सर आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे सुरभि ने बताया कि सही में एक अच्छा इंसान बनना आज के टाइम में वो बहुत बड़ा चीज़ है। और मेरा ये उद्देश्य है कि अपने बच्चों में वो वैल्यूज़ में डेवलप कर पाऊँ कि सही में किसी तरह का कोई उनको समाज में एक अच्छा स्थान ग्रहण करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना महसूस करें, और कोई भी अभाव में जिसमें हम रहें वो सब अभाव तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चों को किसी तरह का कोई परेशानी का ना सामना करना पड़े। और बच्चों के लिए खासकर ये भी है कि जो भी उनको स्किल्स डेवलप करना है, जो भी सीखना है करना है, अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ। हम उनको इतना उनको समझदारी देते हैं, इतना इनको फ्रीडम दें कि जो भी उनका लाइफ में निर्णय लेना है वो अपने लेवल पे ले पाएँ, और उसको फिर जिम्मेदारी को वो ऑन भी कर लें कि मेरा निर्णय है तो इसको सफल बनाना भी उन्हीं का काम है। यही तो सर लगातार आप कानपुर शहर में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस शहर के लिए आपको फेस करने पड़े, और आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से आप इस शहर को अपने स्तर से डेवलप कर सकें? देखिए, एज ए चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मेरा जो मेन एरिया आता है वो रूरल एरिया आता है कानपुर में, और यहाँ पे 590 ग्राम पंचायतें मेरे अंडर हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन वाला काम है मेरे लिए। तो अभी जब मेरे को तो ज़्यादा समय हुआ नहीं है, करीबन 2.25 महीना भी यहाँ पे, और इन 2.25 महीने में हमने 3-4 इश्यूज़ को हाईलाइट किया डेवलपमेंट के हिसाब से। एक तो स्कूल्स का जो कंडीशन है, हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी स्थिति को बेहतर करना, उनमें जो भौतिक सुविधाएँ हैं वो हम उसको नंबर 1 पे ले पाएँ कि वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम ना हो। इससे पहले भी मैंने काम किया जोधपुर जनपद में, मॉडर्न स्कूल्स हमने क्रिएट करवाए हैं। इतना अच्छा उनको हमने, जैसे कि बच्चों के पानी पीने की सुविधा हो, मल्टीपल हैंड वॉशिंग वहाँ पे रहे, वहाँ पे बच्चों को शौचालय ढंग से बने हो, बैठने के लिए उनके पास फर्नीचर हो, और वहाँ पे चलने के लिए कोई दिव्यांग बच्चा तो उसके लिए रैंप बना हो, अलग अलग बच्चे के लिए टॉयलेट वाली सुविधा भी, ये सब फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, ये इसकी हमने एक पहल शुरू की है। पहले ऑपरेशन कायाकल्प में भी काम हुआ है पहले से, लेकिन उसको स्पीड अप करके उसको आगे बढ़ाना एक ये नंबर 1 मेरा प्रायोरिटी है। इसके अलावा स्वच्छता में हमारे सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं, उनका काम कंप्लीशन हम 1 महीने में सभी ग्राम पंचायतों में करवा देंगे सामुदायिक शौचालय। और तीसरी एक प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो अन्ना जानवर होते हैं उसकी समस्या रहती है। इससे पहले मैं चित्रकूट में था, वहाँ पे हमने बहुत ही मेगा स्केल में काम करवाया, गौशालाओं का जो ग्राम पंचायतों में निर्माण कराया। करीबन 30,000 हमने अन्न और गोवंशों को संरक्षित करने का वहाँ पे हमने प्रबंध कराया था। तो उसी तरह से हम यहाँ पे हर न्याय पंचायत में एक गौशाला पंचायती राज विभाग और नरेगा के कन्वर्जन से बना रहे हैं, सो दैट कि जो भी अन्ना पशु है उसको हम वहाँ पे गौशाला के अंदर डाल लें और ग्रामीणों को खेती में जो नुकसान होता है उसको हम मिनिमाइज करें। तो सर, जिस तरीके से ये कोविड काल चल रहा है हर किसी के लिए खतरनाक है, और आप एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं इस काल में, तो किस तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे को दिनचर्या कैसी रहती है, शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरीके का भोजन, मतलब कि आपको पूरे दिन वो इम्यूनाइज करता रहे, सारी चीज़ें मेंटेन रहे, कि आप कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली बेबी के साथ थोड़ा स्पेसिफिक रूटीन तो नहीं रह पाता, तो क्योंकि उसका टाइमिंग कुछ ऐसे फिक्स नहीं होता है, बट ये होता है सर का कि मॉर्निंग में उठ के तो उनका थोड़ा रहता है कि योगा या कुछ भी एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और डाइट में थोड़ा सा हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा रहता है। टू बी ऑनेस्ट मेरा इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो बाकी बेबी को तो मैं थोड़ा जंक, और बाकी जो वही नॉर्मल खाना जो होता है हर घर में, दाल चपाती वेजीज ही सब होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से आप मेंटेन करती हैं, क्योंकि हेल्दी फूड सर को बहुत पसंद है और आप थोड़ी सी जंक फूड की तरफ बढ़ चलती हैं। अगर कुकिंग की बात करूं तो क्या सर आपका कभी कुकिंग में हाथ बटाते हैं या समथिंग लाइक दैट, आपके हाउस होल्ड वर्क्स में कुछ हेल्प खाली टाइम में? वंस इन ब्लू मून, यस।
तो वो कई बार होता है कि आउट ऑफ फन हम लोग कुछ कुछ ऐसे ट्राई करते हैं। तो आई रिमेम्बर लास्ट टाइम उन्होंने समोसे बनाए थे जो कि बहुत यम थे और मैगी तो बहुत टाइम हो गया बनाए हुए। चलो आज मैगी बनवा लेती हूँ फिर तो ये कभी कभार इतना कुकिंग में वो बहुत रेगुलर नहीं है, लेकिन आउट ऑफ फन हम लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों लोगों से बात करके कि जिस तरीके से आपने अपनी पर्सनल लाइफ हमारे साथ शेयर की कि किस तरीके से आप लोग कितने चैलेंजेस फेस करने के बाद आज इस पोजीशन में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए। थैंक यू सो मच। और तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से आप एक अधिकारी को जिस बैरियर के साथ याद करते हैं, जिस टीज के साथ याद करते हैं, असल जिंदगी में वो वैसे नहीं होते। कुछ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं आपके प्रति जिनको उनको निर्वाह करना बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए उनका सख्त रवैया आपकी तरफ होता है। तो जरूर आप अधिकारियों को जाने की उनकी भी पर्सनल लाइफ है, उनका भी घर है और वो भी बिल्कुल आपकी ही तरीके से जीवन जीते हैं। कैमरा पर्सन नीरू मिश्रा के साथ सौम्या मिश्रा, GMD न्यूज, कानपुर। स्पेस मून सिटी झांसी, प्राकृतिक वातावरण में वैभवपूर्ण जीवन शैली का अवसर, 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास,